वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस जर्नी में हमारे साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, मतलब समूहों में सामग्री की छटाई। सबसे पहले मटेरियल टर्म हम समझ लेते हैं क्या है। इसका मतलब होता है सामग्री। हम लोगों ने अपनी इसी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था, कि जाना था कि कैसे फूड को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स यानी कि सामान बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। इसमें कई प्रकार के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, इसमें ताला भी हो सकता है, गुड़िया भी हो सकता है, डिब्बा भी हो सकता है, प्लास भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, मोबाइल भी, सीडी भी, बॉक्स भी, कुछ भी हो सकता है अपने आसपास अगर आप देखें। ये अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, इनका साइज़ अलग अलग हो सकता है और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इनका आकार भी अलग अलग हो सकता है, कोई त्रिकोण होता है, कोई चौकोर होता है, कोई गोल होता है। और ये अलग अलग मटेरियल से मिलके भी बन सकते हैं। जैसे कि ये ग्लास आप देखें, ये शीशे का बना हुआ है। उसी तरीके से ये प्लास आप देखें तो ये आयरन या स्टील का बना हुआ है, लोहे या स्टील का बना हुआ है। ये आपका डिब्बा प्लास्टिक का बना हुआ है। ग्लव्स आपका लेदर का बना हुआ है। मोबाइल आपका प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से भी बन सकता है। जैसे कि ये देखिए अगली टेबल नंबर 4.1, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, प्लेट, जिसको हम लोग थाली कहते हैं। वो कई मटेरियल से बन सकती है। जैसे वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, क्रॉकरी की भी होती है। उसी तरीके से पेन आप देख लीजिए, प्लास्टिक का आपने देखा होगा, लोहे का, स्टील का, यानी किसी भी तरीके का मेटल का देखा होगा। उसके अलावा आपने लकड़ी का भी देखा होगा। तो एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कई मटेरियल इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब कई मटेरियल से वो एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब हमारे ये जो भूजों हैं, इनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जिस तरीके से एक मटेरियल को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या एक मटेरियल के बेस पे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हमने लकड़ी ले ली, तो लकड़ी से आपका चेयर भी बना सकते हैं, कुर्सी, मेज़ भी बना सकते हैं, हल भी बना सकते हैं, आपकी बैलगाड़ी भी बना सकते हैं, पहिया भी बना सकते हैं। कई सामान है जो लकड़ी से हम बना सकते हैं। उसी तरीके से पेपर, अगर आप पेपर कागज़ को ले लें, इसके बुक्स भी छपती हैं, कॉपियाँ भी बनती हैं आपकी, अखबार भी आते हैं आपके घरों में, खिलौने भी बनाए जाते हैं, कैलेंडर भी छपते हैं इसी के। अगर हम लेदर की बात कर लें, इसमें बेल्ट भी आती है, जैकेट भी आती है, बैग भी आता है, पर्स भी आता है, बहुत सारी चीज़ें लेदर की आप देख सकते हैं। उसी तरीके से प्लास्टिक, प्लास्टिक में आप बाल्टी भी ले सकते हैं, मग भी ले सकते हैं, आपका बॉटल भी ले सकते हैं। कई सामान हैं प्लास्टिक के जो बने हुए होते हैं। कॉटन से, कॉटन से जैसे आपका गद्दा हो गया, रज़ाई हो गई, मैट्रेस हो गई आपकी, उसी में गद्दे में ही। तो मतलब कि ये आपके कई ऑब्जेक्ट से आप एक ही मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप नीचे आते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ऊपर वाला आपका क्लियर हुआ। अब नीचे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो अलग अलग सामान है उनके गुण क्या हैं। तो गुण के हिसाब से ही हम लोग अलग अलग सामान बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी मौसम्मी के जूस वाले से कभी कपड़े में मौसम्मी का जूस लिया है, या गन्ने के जूस वाले से आपने कहा है कि भैया मेरी टी शर्ट में दे दो, हम पी लेंगे? ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ग्लास बनाया जाता है या तो शीशे का, या तो प्लास्टिक का, या तो मेटल का। जिसका भी बनाया जाए उसके यूज़ के हिसाब से बनाया जाता है कि हमारा वो काम देगा कि नहीं देगा। अगर हम कपड़े का बनवा लेंगे तो उसमें से सब बह जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा। तो इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट उसके यूज़ के हिसाब से बनाया जाता है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं उपस्थिति पे, मतलब अपीयरेंस पे। तो उपस्थिति में बड़ा सिंपल टर्म है कि ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से दिखता है। उसी प्रकार हर मटेरियल भी अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे लकड़ी अलग प्रकार की दिखती है, आपका आयरन, लोहा अलग प्रकार का दिखता है,
लेकिन इसमें कुछ ना कुछ समानता ज़रूर है। वो समानता क्या है, आइए जानते हैं इस समानता के बारे में। नीचे चलते हैं एक्टिविटी 3 पे अपनी। आपको इस एक्टिविटी 3 में 2 वर्ड सीखने को मिलेंगे, एक लस्चर और एक रफ। ये दोनों क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले आपके पास अगर कोई नोटबुक हो तो उसमें नोट कर लें। ये दोनों वर्ड की वर्ड्स हैं। इससे पहले जो एक टर्म आया था वो था मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि ये होती है सामग्री। ये तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करते हुए चलेंगे, अपने कीवर्ड्स को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी आप एक चीज़ ले लें, चाहे वो किसी भी मटेरियल की बनी हो, लकड़ी की बनी हो, मेटल की बनी हो। आपने मान लीजिए कि मेटल का एक रॉड ले लिया और आपने उसको 2 हिस्सों में काट दिया। तो काटने के बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो उसमें आप क्या पाएंगे कि जो आपने हिस्सा काटा हुआ है वो ज़्यादा चमक रहा है पहले वाले हिस्से के मुकाबले। अगर ये पेंट ना भी होता तो यहाँ पे जो हिस्सा होता वो यहाँ कटे वाले हिस्से से ज़्यादा चमक रहा है। तो इसी को हम कहते हैं लस्चर, मतलब शाइन या ग्लो। ये चमकता है हिस्सा। आप ऐसे ही लकड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने एक लकड़ी ले ली, उसको बीच से तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद जब आप देखेंगे कि जो लकड़ी का कलर यहाँ पे है बाहर, तो वो कलर ये आपका अंदर दूसरा होगा, अंदर से ज़्यादा अच्छा कलर होगा, उसका फेयर कलर होगा, मतलब ग्लो कलर होगा। ग्लो करेगा वो कलर। तो इसी तरीके से अगर आप चौक को तोड़ें, चौक बाहर से कुछ हल्की सी गंदी सी लगेगी तो अंदर एकदम साफ होगी। इसी को हम लस्चर कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट जो मैंने बाहर आपको बताया, तो ये क्या है, रफ एरिया है, यानी कि जो चमकदार नहीं है, उसको हम इसी का अपोजिट जस्ट अपोजिट ले लेंगे। वो हिस्सा वो क्या कहलाता है, रफ। तो आपने रफ और लस्चर और मटेरियल इन तीनों चीज़ों को समझ लिया। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद आइए हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे, कि हार्ड क्या होता है और सॉफ्ट क्या होता है। तो मैं बता दूं पहले, सॉफ्ट का मतलब वो होता है जिसको आप आसानी से उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर पाएँ। जैसे कि आपने हाथों में कॉटन ले लिया या स्पॉन्ज ले लिया, सोख्ता ले लिया। रुई और सोख्ते को हाथ में रख के दबाने के बाद क्या आप देख रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से दब जा रहा है। अपना जो उसका अस्तित्व था तो उसको छोड़ के जिस आप चीज़ में ढालना चाह रहे हैं वो ढलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब नर्म है। उसी का जस्ट अपोजिट उल्टा हार्ड, यानी कि ठोस। अगर आप लोहे की कील ले लेंगे, उसको अपने हाथ से मोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो कील मोटी है, या किसी रॉड को ले लेंगे, उसको अपने हाथ से मोड़ने की कोशिश करेंगे, एक पत्थर उठा लेंगे, उसको अपने हाथ में दबा के उसको और दबाना चाहेंगे कि हम इसको छोटा कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ठोस ऑब्जेक्ट है, ठोस मटेरियल से बना हुआ है। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है। अब आगे चलते हैं, थोड़े मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इनके और गुणों के बारे में जानते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्युबल जो होता है, जो अच्छी तरीके से किसी भी लिक्विड से घुल जाता है, जिसमें घुलने की क्षमता हो। और इनसॉल्युबल क्या होता है, जो नहीं घुलता है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये कौन से होते हैं, जो घुल जाते हैं, और ये हैं जो नहीं घुलते। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि इस टेबल में दिया गया है 4.3। इसमें आप नमक ले लीजिए, आप चीनी ले लीजिए, आप मिट्टी ले लीजिए, आप चौक का पाउडर बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की जो चौक होती है, आप लकड़ी का बुरादा भी ले सकते हैं। अब इसको बारी बारी हम इन ग्लासों में डालेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जब आपने नमक को डाला पानी में, तो नमक क्या हुआ, पूरी तरीके से घुल गया पानी में, और वो एकदम डिसअपियर मतलब गायब हो गया। पानी में नमक जाते ही गायब हो गया, या थोड़ा सा उसको आपने मिलाया उसमें और वो पूरी तरीके से गायब हो गया। इसका मतलब क्या है, जो नमक है वो सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब वो घुल सकता है। ऐसे ही अगर आप शक्कर ले लेंगे, शक्कर को डालने के बाद पानी में घोलेंगे तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा कुछ देर के बाद, तो वो भी क्या है, सॉल्युबल है। यही अगर आप सैंड को ले लेंगे तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है। कैसे,
बताते हैं आपको। जैसे कि आपने ये मिट्टी डाल दी, कुछ मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, कुछ हवा में ही ऐसे पानी में ही तैरती रहेगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो पानी के साथ घुलना नहीं चाह रही, वो इनसॉल्युबल नेचर की है। आपको समझ में आया? ऐसे ही चौक का पाउडर पूरी तरीके से पानी में नहीं घुल सकता, वो भी एक तरीके से इनसॉल्युबल ही हुआ। आपका लकड़ी का बुरादा चाहे जितनी आप कोशिश कर लें, लेकिन वो पानी में नहीं घुलेगा, वो हमेशा हल्का होता है, ऊपर ही तैरा करेगा। कुछ देर तक घूमने के बाद वो ऊपर आके तैरने लगेगा, लकड़ी का बुरादा। तो हमको क्या पता चला कि लकड़ी के बुरादे की प्रॉपर्टी भी क्या है? इनसॉल्युबल है, और वो डिसअपियर नहीं होगा, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। तो ये आपका टर्म क्लियर हुआ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है हमारे पास। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। अब हम लोगों ने जान लिया कि सॉलिड ऑब्जेक्ट की सॉल्युबल और इनसॉल्युबल नेचर के बारे में, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट थे। अब हम देखते हैं कि लिक्विड ऑब्जेक्ट के क्या हैं इसके अंदर। तो लिक्विड अगर हमने ले लिया किसी तरीके का, चाहे वो सिरका हो गया, आपका आपका नींबू का रस हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, तो हम लोगों ने ये तो अच्छी तरीके से जान लिया कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट थे, ये हमारा नमक था वो सॉलिड में था, शुगर के कण वो भी सॉलिड में थे, ठोस थे, इनको जल्दी से बदला नहीं जा सकता था, मिट्टी भी हमारी ठोस थी। तो ये सब कुछ घुले, कुछ नहीं घुले। क्या लिक्विड भी इसी नेचर का होता है? तरल भी इसी नेचर का होता है? तो देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। अगर आप सिरके को डालेंगे पानी में और अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो वो क्या होगा? पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। जैसे एक बीकर लिया आपने, उसमें पानी रखा, उसमें थोड़ा सा सिरका डाला और उसको चला दिया, तो क्या होगा? वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। यहीं आप अगर लेमन जूस ले लें, नींबू का रस मिलाएं पानी में, तो नींबू का रस भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप सरसों का तेल लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं पानी में मिलाने की, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यकीन नहीं है तो आप इसको करके भी देख सकते हैं घर पे। अपने मम्मी से थोड़ा सा सरसों का तेल या कोकोनट का तेल या मिट्टी का तेल लेके और एक गिलास में पानी भर के उसमें डालिए, और देखिए कि कुछ होंगे कि वो तैरते रहेंगे ऊपर ही, और कुछ होंगे जो धब्बा बना देंगे पानी के ऊपर। वो इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं। तो आपने सॉल्युबिलिटी देख ली दोनों की, आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट की भी देख ली, आपने लिक्विड ऑब्जेक्ट की भी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है? अब हम दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे मटेरियल्स के, फ्लोट और सिंक। ये क्या होता है टर्म? फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। बहुत ही आसान है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये ग्लास है, आपको दिया गया है। इस ग्लास में कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि तैर रहे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि डूब चुके हैं। जो भारी होंगे वो डूब गए, और जो हल्के हैं वो तैरते रहते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए देखिए, ये चाबी है, ये मेटल से बनी है, ये थोड़ी भारी है, थोड़ी हार्ड है। उसी तरीके से सिक्का है, ये भी थोड़ा हार्ड है। आपके पत्थर के टुकड़े हैं, ये भी थोड़े हार्ड हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सिंक हो गए आपके, मतलब डूब गए। उसी तरीके से ऊपर देखिए, लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, पत्ती पड़ी हुई है टूटी हुई, एक बॉल पड़ी है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। ये सब हल्के हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। तो आपने फ्लोटिंग और सिंकिंग नेचर जान लिया ऑब्जेक्ट्स का। अब चलते हैं इनके ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी और ट्रांसलूसेंसी के बारे में जानते हैं। ये क्या टर्म होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। आपकी बुक में दिया नहीं है, ओपेक को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। अब आप इसको देखिए, ये पर्टिकुलर पिक्चर देखिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आप आर पार देख सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आप आर पार देख सकते हैं, जैसे कि आपका पहना हुआ चश्मा, उस चश्मे से आप आर पार देख पा रहे हैं, क्योंकि जो शीशा आपके चश्मे में लगा है वो आपको इस आर पार देखने की इजाज़त दे रहा है। तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया आपका चश्मा।
उसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दिखाई तो देता है लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है, उससे आप आर पार देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला देखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की कोई शीट हो गई, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो गई, आपकी जो फाइल बनाने के लिए मिलती है, फाइल के ऊपर का कवर, उससे आप अगर चीज़ों को देखें तो वो क्या होता है, आपको ट्रांसलूसेंट की फील देगा। अब यहीं पे आप अगर तीसरे नंबर पे आ जाइए तो ओपेक, ये ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, ये होते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब कि ना आप इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं, आर पार बिल्कुल ही नहीं देख सकते। आप सीधा सीधा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे आपके पास 3 पन्नियां हैं, इन 3 पन्नियों में से एक पन्नी है जो कि ब्लैक है, काले रंग की है, एक पन्नी है जो कि पीले रंग की है, एक पन्नी है जो बिल्कुल सफ़ेद है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये पन्नी क्या है, ये पन्नी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर रखा हुआ सामान आप आसानी से देख सकते हैं। ये येलो वाली पन्नी क्या है, ट्रांसलूसेंट है, इसको देखने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो ब्लैक वाली पन्नी है ये ओपेक है, इसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते कि क्या सामान आप लेके जा रहे हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए देखिए, एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है दुकान की, जिसके अंदर सामान रखे हुए हैं। ये शीशे के बर्तन हैं, ये प्लास्टिक के बर्तन हैं, इसमें सामान रखा हुआ है, कुछ इसमें पन्नियों में रखे हैं, इनको देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और जो इसके अंदर रखा हुआ सामान है इस टेबल के अंदर पूरी, तो ये लकड़ी की वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, शीशे के बर्तन ट्रांसपेरेंट हो गए। आपका ये पन्नी क्या हो गई, ट्रांसलूसेंट हो गई। और आपका ये लकड़ी क्या हो गई, ओपेक। तो अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। ओपेक को अपारदर्शी भी कहते हैं। अब नीचे आते हैं, देखते हैं कि एक्टिविटी 6 हमसे क्या कह रही है। एक्टिविटी 6 हमसे कह रही है ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल देखने के लिए। ये एग्जाम्पल कैसा है कि आपने देखा होगा कई बार टॉर्च जला के उसके ऊपर उंगलियां या अपने हाथ रखिए तो वो लाल लाल लाइट होती है लेकिन वो पार नहीं होती हाथ के, मतलब आप लाइट को पार नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है आपका ट्रांसलूसेंट का। तो आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और चैप्टर के कीवर्ड्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हार्ड का मैंने बताया था आपको क्या मतलब होता है। हार्ड ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, जो ठोस होते हैं। इनसॉल्युबल, जो पानी में नहीं घुलते अच्छी तरीके से। लस्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने काटने पर जो नीचे चमकदार हिस्सा हमको मिलता है उसके अंदर का, उसको लस्टर कहते हैं। मटेरियल आपने जाना ही कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये लकड़ी भी हो सकती है। मेटल्स के बारे में आपने जाना कि मेटल्स कई प्रकार के होते हैं। लोहे, लोहे को भी मेटल कहते हैं, स्टील को भी मेटल कहते हैं, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है जिसका हमने लस्टर टेस्ट किया था। उसके बाद ओपेक पे आ जाएं, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसे कि ये, इसके आर पार आप नहीं देख सकते तो ये ओपेक कहलाएगा। रफ, रफ का, ये लस्टर का उल्टा होता है। लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, रफ का मतलब होता है डल नेचर। सॉल्युबल की बात करें तो सॉल्युबल में हम लोगों ने देखा था कि जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ये इनसॉल्युबल का उल्टा होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बड़ी मेहनत लगती है देखने में और धुंधला दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम एकदम साफ देख सकते हैं, जैसे कि आपका चश्मा। तो ये सब टर्म आपको समझ में आ गए। जल्दी से इसकी समरी को देख लेते हैं, चैप्टर की समरी क्या है। निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मटेरियल्स, कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने होते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट अपना, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही मटेरियल से हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लकड़ी का एग्जांपल लिया था, उससे हमने कई चीज़ें बनाई, कुर्सी भी बनाई, मेज़ भी बनाई, कई चीज़ें बनाई। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। और एक ही ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से मिलके बना हो सकता है या कई मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे कि हमने प्लेट का एग्जांपल लिया था कि प्लेट शीशे की भी हो सकती है, क्रॉकरी की भी हो सकती है, आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, आपकी स्टील की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। देखते हैं तीसरा टर्म क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल सही बात है, जिसमें हमने कपड़े में पानी रखा था और ग्लास में पानी रखा था। ग्लास ने पानी को रोक लिया था, कपड़े में से निकल गया था, तो इसकी ये गुण हुआ कपड़े का और ये गुण हुआ प्लास्टिक का या शीशे का।
अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट, सेम आर रफ, some are rough, some smooth, similarly some materials are hard whereas some are the soft। जैसे कि हम लोगों ने देखा था चीज़ों को तोड़ के उसके अंदर से शाइनी अपीयरेंस निकल के बाहर आ रहा था, हम लोगों ने उसको किसका नाम दिया था, लस्टर का नाम दिया था। उसी तरीके से जो हिस्सा चमकदार नहीं होता उसको रफ कहते हैं, उसी के ऊपर का हिस्सा मैंने आपको बताया था। कुछ हिस्से आपके स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और कुछ आपके हार्ड होते हैं। अब देखते हैं अपना पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल वेयरएज अदर आर इनसॉल्युबल, मतलब कुछ आसानी से पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। देखते हैं छठा पॉइंट। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक, सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट ऑल्सो। मीन्स कि जो ग्लास का बना हुआ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ग्लास भी कभी कभी ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। और आपका जो वुड है, लकड़ी है, और जो आपका मेटल है ये ओपेक होता है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। मटेरियल की बात करें, मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल को अलग अलग उनकी क्वालिटी के हिसाब से बांटा जाता है, जिस प्रकार उनका इस्तेमाल करना है उसी प्रकार उनको बांटा जाता है। ये एग्जाम्पल उसी का है। लास्ट वाला अपना देखते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग चीज़ों को एक ग्रुप में बांटते हैं, उनका टेबल बनाते हैं ताकि अच्छे से उनको हम पढ़ सकें और अच्छे से उनको जान सकें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।